नमस्कार बच्चों, हमने आपके चैप्टर नंबर 3 के 2 पार्ट देख लिए थे, जिनमें हमने शुरुआत से जब किस प्रकार से अंग्रेज़ जो है वो मैसूर, पंजाब, मराठा क्षेत्रों पर, बंगाल क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं, उसके बाद जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उनके खिलाफ, या 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी अपने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ प्रतिकार और उसके खिलाफ जो संघर्ष हुआ था उसका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम 2 पॉइंट को कवर करेंगे। क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, और सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा किसान आंदोलन। तो देखिए, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है उसके बाद में क्रांतिकारी जो संगठन थे उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए काफ़ी कार्य किए, जिनमें सबसे पहला जो क्रांतिकारी संगठन है वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन होता है स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के बाद 1876 में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके पश्चात का पहला ये क्रांतिकारी संगठन या आंदोलन है क्रांतिकारी, जिसमें वसुदेव बलवंत फड़के के द्वारा यह शुरू किया गया। होता यह है कि महाराष्ट्र में 1876 में क्या है, अकाल पड़ता है, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो किसानों पर लगातार टैक्स बढ़ाए जा रही थी, उनसे टैक्स ले जा रही थी। अब अकाल की स्थिति में फसल अच्छी नहीं होने के कारण किसान क्या है, कर या जो टैक्स है वो अदा नहीं कर पा रहे थे। इससे दुखी होकर 1876 में वसुदेव बलवंत फड़के अपनी सरकारी नौकरी छोड़ते हैं और जगह जगह जाकर लोगों को भाषण के द्वारा जन चेतना का विकास करते हैं और इस प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसके प्रयासों से या वसुदेव बलवंत के प्रयासों से जनता में क्या है, आक्रोश की भावना या अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो 1889 यानी 1879 में क्या है, इस वसुदेव बलवंत फड़के को क्या है, जेल में बंद कर दिया जाता है। कहाँ की, अरब के तरफ की जो जेल है वहाँ पर इसको बंद कर दिया जाता है। 10 साल के बाद यानी 1889 में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके प्रयास वहीं पर क्या है, विराम ले लेते हैं। तो पहला जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो वसुदेव बलवंत फड़के के द्वारा या वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा शुरुआत किया गया 1876 में। सेकंड की तरफ चलते हैं अपने। सेकंड में आता है चापेकर बंधुओं का विद्रोह है। 3 भाई थे वे, ये चापेकर बंधु, जिन्होंने सबसे पहले 1893 में एक हिंदू धर्म संरक्षण सभा का गठन किया। दूसरा है हमारा चापेकर बंधुओं के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन। ये देखिए, चापेकर बंधु जो थे वो महाराष्ट्र के थे, पूना के। वहाँ पर क्या है, एक रैंड नाम का अंग्रेज अधिकारी था। अब वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने जो राजनीतिक और क्रांतिकारी जो कार्य हैं उनके द्वारा लोगों में जन चेतना का विकास करते हैं, और इसी के सहायता से 1893 में ये क्या है, एक हिंदू धर्म संरक्षण सभा का गठन करते हैं, और जिसके तहत क्या था भाई कि गणेश महोत्सव और शिवाजी का महोत्सव क्या है, महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा। अब बात आती है 1897 की, जब क्या है, पूना में क्या फैलने लगा, प्लेग नामक रोग फैलने लगा। इस रोग को फैलने से रोकने के बजाय अंग्रेजी सरकार का जो अधिकारी था रैंड, और इसके साथ का एक अधिकारी था लेटीसेंट, रैंड और लेटीसेंट नाम का, ये 2 अधिकारी थे। ये प्लेग की महामारी को फैलने से रोकने के बजाय लोगों में उसका डर और फैला रहे थे, साथ ही साथ उनके लिए कोई इलाज या अच्छी व्यवस्था नहीं कर रहे थे। इन दोनों के बारे में ये क्या है, अपने क्षेत्र में बदनाम थे कि ये क्या है, बहुत ही क्रूर प्रकार के व्यक्ति हैं, जनता की बिल्कुल नहीं सोचते। इसीलिए 1897 में क्या करते हैं
ये तीनों भाई चापेकर बंधु, जिनका क्या क्या नाम था, वासुदेव, हरि चापेकर, बालकृष्ण, हरि चापेकर, वासुदेव, हरि चापेकर, बालकृष्ण, हरि चापेकर, और तीसरा इनका भाई है दामोदर हरि चापेकर। ये तीनों भाई क्या करते हैं, 1897 में रैंड और लेटिशंट की हत्या कर देते हैं, और बाद में इन तीनों भाइयों को क्या है, सज़ा सुना दी जाती है, और सज़ा में क्या है, इन तीनों भाइयों को फांसी दे दी जाती है। लेकिन इन दोनों के अत्याचारों से ये क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं ने क्या है, महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र को और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या है, आज़ादी दिलवाई। ये दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन था। तीसरा क्रांतिकारी आंदोलन भारत में नहीं बल्कि विदेश से इसकी कमांड संभाली जा रही थी, विदेश यानी लंदन से। अब श्याम कृष्ण वर्मा, तीसरे जो क्रांतिकारी हैं हमारे, वो है श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्या है, बैरिस्टर बने थे ये। लेकिन जब ये भारत में आते हैं तो अंग्रेजी रेजिडेंटों की खराब व्यवहार से ये क्या है, कुपित होते हैं। यहाँ की जनता की दशा देखकर इनको बहुत दुख होता है, इसलिए वापस लंदन जाते हैं और वहीं से अपने क्रांतिकारी कार्यों की शुरुआत करते हैं। वहाँ पर आने वाले भारतीयों की ये पैसों की तरह सहायता करते हैं, उनको रहने के लिए या अन्य जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको उपलब्ध करवाते हैं, और अपने क्रांतिकारी विचारों को क्या है, प्रसार करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक इंडिया हाउस की शुरुआत की, या भारतीय स्वशासन समिति जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं ये 1905 में। इसके अलावा ये एक मासिक पत्रिका भी निकालते हैं, इंडिया सोशलिज्म नामक मासिक पत्रिका भी निकालते हैं, सोशलिज्म। ये लगातार अपने प्रयास करते रहते हैं। इनके साथ वीर सावरकर, मदन लाल धींगरा जैसे महान क्रांतिकारी भी इनके साथ रहे। अंतिम दिनों में इन्होंने पेरिस से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन रखा, लंदन से इनको निष्कासित कर दिया गया था। तो ये तीसरे थे, और ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आज़ादी का कार्य भारत से बाहर शुरू किया था। श्याम कृष्ण वर्मा पहले ऐसे व्यक्ति थे। इसके अलावा जो तीसरे के बाद हमारे चौथे और सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आते हैं उस समय के, जिनका नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर जो हैं वो महाराष्ट्र के भागुर गांव में 1883 में पैदा होते हैं। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जो हैं वो 1883 में भागुर गांव में महाराष्ट्र के पैदा होते हैं। इन्होंने 1901 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी की थी। अब 1901 के बाद एक घटना होती है भारत की राजनीति में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बंग भंग के नाम से जाना जाता है, 1905 में होती है। इसमें उपरांत इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे गति प्रदान की। इसके विरोध में, बंग भंग के विरोध में, इन्होंने मित्र मेला नामक एक मंडली या एक समूह बनाकर इन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्तुओं का, जिसके खिलाफ या जिसके कारण इनके खिलाफ क्या है, अंग्रेजी सरकार ने तीव्र प्रतिक्रिया की। वीर सावरकर नाम की इनको उपाधि दी गई थी लोगों के द्वारा, और ये वो पहले व्यक्ति थे जिनको 2 जन्म तक की सज़ा सुनाई गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में 2 जन्म तक की सज़ा इनको सुनाई गई थी। हालांकि इनको 1937 में आज़ाद कर दिया जाता है। उससे पहले इनका ज़्यादातर समय सेल्युलर जेल में गुजरता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वहाँ पर इनका ज़्यादा समय गुजरता है। इन्होंने 1937 के बाद जब भारत का विभाजन हो रहा था, भारत के विभाजन के समय भी इन्होंने क्या है,
उस विभाजन का क्या किया था, विरोध किया था। उससे पहले इनकी एक 1906 में इन्होंने अभिनव भारत नामक एक समूह का संचालन किया। एक इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। हालांकि इसको अंग्रेज़ों ने छपने नहीं दिया, लेकिन यह अलग अलग नामों से या अलग अलग शीर्षकों से क्या है, काफ़ी बार चर्चा में रही और फैली भी लोगों के पास, और इसने अपना जो क्रांतिकारी महत्व था वो भी लोगों के ऊपर रखा। तो वीर सावरकर भी क्या है, क्रांतिकारी, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं। इसके अलावा जो अंतिम हमारा क्रांतिकारियों का संगठन है वो है बंगाल के, और सबसे महत्वपूर्ण भी है बंगाल के, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन होने शुरू हुए थे ये बंगाल के एक इंसिडेंट के बाद ज़्यादा तीव्र गति से होने लगे थे। और उसी इंसिडेंट का आधा भाग हमने अभी देखा था कि 1905 में बंग भंग के पश्चात ये कार्य तीव्रता से होने लगे थे। क्या है अभी बंग भंग? बंग भंग का मतलब है बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। 1905 के अंदर वाइसराय कॉर्नवालिस नहीं है, वाइसराय कर्जन ने क्या है, बंगाल का विभाजन कर दिया धर्म के आधार पर। जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका था उसको अलग बांट दिया और हिंदू बहुल इलाके को अलग बांट दिया। जिसकी सहायता करने में, सहायता किसने की? उनकी सहायता मुस्लिम लीग ने भी उस समय की थी। हालांकि लोगों के लगातार विरोध के कारण 1905 में ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको 1911 में हटा भी दिया गया। यानी बंगाल के विभाजन को की जो ये प्रक्रिया हुई थी उसको दोबारा से 1911 में हटा दिया। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 1905 में बंग भंग की प्रक्रिया कर्जन के द्वारा शुरू की गई, यानी बंगाल का विभाजन किया गया। जिसके पश्चात बंगाल में क्या है, लगातार क्रांतिकारी विद्रोह हुए, जिनमें पी मिश्रा द्वारा अनुशीलन समिति बनाई गई। एक पी मिश्रा हैं जिनके द्वारा अनुशीलन समिति बनाई गई। और इसके अलावा जो हमारे वारिंदर कुमार घोष हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी भवानी मंदिर। एक तो है हमारे पास अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारियों को लगातार क्या है, पथ प्रदर्शक करने वाली थी, क्रांतिकारियों के लिए पथ का प्रदर्शन करने वाली थी। इसके अलावा भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक लिखी गई थी वारिंदर कुमार घोष के द्वारा। मंदिर वारिंदर कुमार घोष ने लिखी थी। ये जो साहित्यिक करते थे और सामूहिक जो कृत्य थे वो लगातार क्या है, क्रांतिकारियों में आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहे थे और क्रांतिकारी लगातार अपने देश की आज़ादी हेतु कार्य कर रहे थे। ये हमारे जो 5 क्रांतिकारी संगठनों के स्वतंत्रता संघर्ष का योगदान है, जिनमें सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के, उसके बाद चापेकर बंधु जो तीनों भाई थे, उसके अलावा जो श्याम कृष्ण वर्मा है, वीर सावरकर है, हमारे वारिंदर कुमार घोष, पी मिश्रा, इसको बनाने वाले कौन थे? पी मिश्रा। इन सभी क्रांतिकारियों के योगदान से क्या है, भारत क्रांतिकारी संघर्ष लगातार करता रहा। 1857 से लेकर 1900 या उसके बाद भी ये क्रांतिकारी संगठन जो है वो अपना प्रयास इन्होंने जारी रखा। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है आज का वो है किसान आंदोलन। यानी ये क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, इसके साथ साथ किसान आंदोलन हो रहे थे, जिनके बारे में अभी अपने देखते हैं। जब हर एक वर्ग को दबाया जा रहा है तो किसान तो क्या है, सबसे पहले स्तर पर आते हैं। उस समय भी क्या है, किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था। और किसान आंदोलन होने के कारण क्या थे वो देखते हैं। सबसे पहले कि रीज़न क्या है कि किसानों ने आंदोलन किए। पहला रीज़न देखिए, अंग्रेज़ों
अंग्रेजों के द्वारा जो प्रशासनिक भू सुधार किए गए वो एक महत्वपूर्ण कारण है। इनके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। या फिर करों को बढ़ा देना, इसके अलावा अकाल पड़ना, जमींदारों या सामंतों द्वारा करों में वृद्धि या अधिक कर वसूलना, इसके अलावा झूठे दस्तावेजों से किसानों के अधिकार छीनना। ये क्या है, किसान आंदोलन के पीछे के कारण है। अगर आपके प्रश्न आता है कि किसान आंदोलन के बारे में बताइए, तो आपको क्या है, कारण जरूर बताने हैं उसके, ठीक है। हर एक चीज़ के जो कारण है और रिजल्ट परिणाम जो है वो बताना क्या है, अनिवार्य होगा प्रश्न के अनुसार। तो पहला कारण जिसके बारे में अपने डिटेल से देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक भू सुधार। देखो, अंग्रेजों के टाइम में 3 प्रकार के प्रशासनिक भू सुधार हुए थे। जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रेतवाड़ी व्यवस्था। इनके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे अपने, लेकिन इतना बता देता हूं कि ये तीनों जो हैं वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में थी। ये नहीं है कि हर एक प्रकार की जो व्यवस्था है उसको प्रत्येक भारत के हर एक हिस्से में लगाया गया हो। ये भारत के अलग अलग हिस्सों में थी, अलग अलग प्रकार से इनके नियम बांटे हुए थे, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इनको बदला भी गया था। और ये भी नहीं है कि एक ही टाइम में लागू हुई थी, ये अलग अलग टाइम पे लागू हुई है। तो ये क्या है, भू सुधार के लिए प्रशासनिक नीतियां थी जिनके अनुसार किसानों से टैक्स लेना, कौन लेगा, कितना लेगा, वो सारी चीज़ें निश्चित करते थे अंग्रेज, जिनका वास्तविक ज्ञान किसानों को तक पहुंच ही नहीं पाता था। और फ़ायदा कौन उठाते थे, जमींदार, सामंत या उस समय के बड़े साहूकार या व्यापारी। और किसानों को क्या मिलता था, सिर्फ और सिर्फ दुख या दरिद्रता, जिसका विरोध करने के लिए किसानों ने क्या है, आंदोलन किए। इसके अलावा करों में वृद्धि साधारण सी बात है। उस समय अकाल बहुत पड़े थे लगातार, जिसके बारे में के बारे में तो हमने वासुदेव फड़के के टाइम में पढ़ा है, 1876 में अकाल पड़ा था, ठीक है। इसके अलावा जमींदारों सामंतों द्वारा क्रय में वृद्धि या जितना कर है उससे ज़्यादा कर वसूलना, कि जो जमींदार या सामंत थे वो अपने फ़ायदे के लिए जितना कर लगाया गया है किसान पर, उससे ज़्यादा करों को क्या है, वसूला करते थे। इसके अलावा जो साहूकार थे या जमींदार, सामंत, बड़े व्यापारी थे, जो किसानों को क्या है, ऋण दिया करते थे, ब्याज पर पैसे दिया करते थे, वो झूठे दस्तावेज बनाते थे और अनपढ़ किसानों से क्या है, अंगूठा लगवा लेते थे, साइन करवा लेते थे। और दीवानी जो मामले होते थे उसके बाद यानी अदालत में अगर किसान जाता था तो वो दस्तावेज़ों की सहायता से वो सारा का सारा फैसला जो है वो साहूकारों के हक में आता, जिससे किसान और भी ज़्यादा क्या है, नीचे धकेल दिया जाता। इन सभी कारणों के कारण क्या है, किसानों के आंदोलन होते हैं, जिनमें सबसे पहला किसान आंदोलन होता है बंगाल के अंदर नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा। बंगाल के अंदर नील की खेती करते हैं किसान, वो लगातार करते आ रहे थे, लेकिन क्या है, कुछ अंग्रेज अधिकारी छुट्टियों के समय भारत में आते हैं और अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी सरकार क्या करती है, उनको भूमि उनके नाम कर देती है और वो क्या करते हैं, किसानों पर अपनी शर्तों के अनुसार किसानों से वहाँ पर बंगाल के अंदर नील की खेती करवाते हैं ज़बरदस्ती। अब उन शर्तों से, यानी जितने भी नियम बनाए गए थे खेती करने के लिए, उनमें सारी शर्तों से क्या है, किसानों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसके अलावा नुकसान किस किस को हो रहा था, देखो, ज़मीन जो है वो छीन कर सारी की सारी किसको दे दी थी, जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनको दे दी थी। जिसका नुकसान किसको हो रहा था, अब किसानों को तो डायरेक्ट हो ही रहा था, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती खेती करनी पड़ रही थी, उनको जो फ़ायदा मिलने चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। इसके अलावा जो ज़मींदार थे, जो किसानों से
कर वसूल किया करते थे, या ज़मीन जिनके नाम हुआ करती थी उनको नुकसान हो गया क्योंकि ज़मीन किसके नाम आ गई, अंग्रेज अधिकारियों के। साहूकारों को नुकसान हो रहा था, या गांव के जो व्यापारी थे उनको नुकसान हो रहा था। इसके कारण ये जो बंगाल के नील किसानों का विद्रोह जो है, नील किसानों या नील की खेती करने वाले किसानों का विद्रोह जो है, वो सिर्फ किसानों का न होकर अपितु पूरे ग्रामीण समुदाय का ही आंदोलन था, पूरे ग्रामीण समुदाय का आंदोलन था। देखिए होता क्या है कि बंगाल के अंदर 1860 में ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो छुट्टियों में आते हैं और सारी ज़मीन अपने नाम करवाकर शर्तों पर खेती करवाना शुरू करते हैं, जिसके विरोध में क्या है बंगाल और बिहार के बहुत से जिलों में क्या है किसान हड़ताल करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे ये हड़ताल, ये विद्रोह जो है वो पूरे बंगाल और बिहार में फैलने लगता है। इसलिए बंगाल में क्या है अंग्रेजी सरकार इसे उपद्रव की जांच करने के लिए आयोग बनाती है, और 1860 में क्या करती है, नील आयोग का भी गठन करती है। 1860 में एक नील आयोग समिति भी बनाती है ताकि किसी प्रकार से किसानों को एक बार के लिए इस विद्रोह को क्या है शांत किया जाए। और कब बनाती है ये 1860 में। यानी इस विद्रोह का परिणाम सिर्फ ये निकलता है कि नील आयोग समिति बना दी जाती है इन किसानों के ऊपर हुए अत्याचारों के रिजल्ट में। सेकंड अपना देखते हैं जो किसानों का विद्रोह होता है वो होता है 1875 में दक्षिण के जो किसान हैं उनके साथ। जैसे अभी हमने वासुदेव फड़के वाला पढ़ा था क्रांतिकारी के बारे में। 1876 में वहाँ पर महाराष्ट्र में, गुजरात में अकाल पड़ता है, और वहाँ पर क्या है अकाल पड़ने के बावजूद सरकार जो है वो करों में कमी नहीं कर रही थी। 1875 में दक्षिण के किसानों का विद्रोह है, दक्षिण किसानों का विद्रोह है। 1875 में पड़ता है अकाल, और किसान के जो कर हैं उनको माफ़ नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा गलत फ़ायदा कौन उठाते हैं, वहाँ के साहूकार जो गुजराती मारवाड़ी साहूकार थे वो क्या करते हैं, गलत दस्तावेजों पर, अनपढ़ किसानों से गलत दस्तावेजों पर क्या है हस्ताक्षर ले लेते हैं, और दीवानी मामलों में फिर क्या है अपने आप को उस क्षेत्र का या जो किसान की संपत्ति है उसका अधिकारी बताते हैं, और कानूनन वो सिद्ध भी हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा किसान वहाँ के जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। इसके अलावा एक और भी कारण था इस समय का, कपास की सही कीमत नहीं मिलना, या कीमतों में क्या है कमी कर दी थी। तो क्या क्या कारण हो गए कि एक तो करों में बढ़ोतरी होगी, फसल अच्छी नहीं पड़ी, तीसरा अकाल पड़ा, और फसल जो हुई थी उसकी कीमत में कमी कर दी, या जो किसानों के पास संपत्ति थी उसको भी क्या है साहूकार वर्ग ने हड़प लिया था झूठे दस्तावेजों के द्वारा। इसका आक्रोश दिखाने के लिए लगातार क्या है किसान विद्रोह करते रहते हैं, और इसके लिए 1879 में क्या है एक विभाग बना दिया जाता है, जिसके अनुसार नियम दिया जाता है कि किसानों पर से क्या है ऋण अगर नहीं चुकाएंगे किसान तो क्या है उनसे ना ही तो उनको जेल में भेजा जाएगा और ना ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। किसान राहत अधिनियम बनाया जाता है 1879 में, जिसके तहत ना तो उनको जेल में डाला जाएगा और ना ही उन पर क्या है उनको गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो ऋण नहीं चुका पाते हैं। ये इसका क्या है रिजल्ट रहता है इस विद्रोह का, और कारण मैंने पहले बता दिए। रिजल्ट किसान राहत अधिनियम के रूप में निष्कासित किया जाता है अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, जो काफ़ी संतोषजनक नहीं था। इसके अलावा नेक्स्ट अपना चलता है पंजाब के किसानों का विद्रोह है। पंजाब किसानों का विद्रोह है। पंजाब के किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, और दूसरा उनकी ज़मीनों पर क्या है लगातार कब्जे कर लिए गए, ज़मींदारों द्वारा क्या कर लिए गए लगातार कब्जे कर लिए गए, जिसके कारण वहाँ का किसान बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया।
अब उसके दबाव को हटाने के लिए यहाँ के किसानों ने क्या किया, विद्रोह किया, और इसके लिए वहाँ पर सरकार ने क्या है, पंजाब भू अन्याकर्मण अधिनियम पारित किया। अधिनियम 1900 पारित किया। क्या विद्रोह जब पंजाब के किसानों ने किया तो पंजाब भू अन्याकर्मण अधिनियम 1900 पारित किया गया। और रीजन क्या क्या थे, किसान वहाँ के पहले से गरीब थे और ज़मींदारों द्वारा उनकी भूमि पर क्या है, गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण ये अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस अधिनियम के तहत कि जो भूमि है उसको खरीदने या बेचने के कुछ निश्चित कानून बना दिए गए और यह सीमा निर्धारित कर दी गई कि कौन कितनी मात्रा में ज़मीन को, भूमि को खरीद सकता है या कितनी ही भूमि बेची जा सकती है। ये कुछ इस प्रकार के नियम बनाकर किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। नेक्स्ट अपना जो किसान आंदोलन आता है वो है चंपारण का। इस समय तक क्या है, गांधी जी आ चुके थे, तो अब अहिंसात्मक आंदोलन होना शुरू होंगे। चंपारण का जो सत्याग्रह है या चंपारण किसान आंदोलन, ये होता है 1917 के अंदर। चंपारण किसान आंदोलन या सत्याग्रह, इसके तहत क्या होता है भाई कि जो वहाँ के उत्तरी बिहार के जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी और उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए गांधी जी स्वयं जाते हैं और उन किसानों के हालात की जांच करवाते हैं। साथ में उनके होते हैं राजेंद्र प्रसाद, और गांधी जी कहते हैं कि हमें क्या करना है, अहिंसात्मक सत्याग्रह करना है, अहिंसात्मक आंदोलन करना है। और इस अहिंसात्मक आंदोलन के उपरांत अंग्रेजी सरकार जो है वो एक जांच समिति बैठाती है। जांच समिति बैठाती है 1917 में, और ये जांच समिति वाकई में जांच करती है कि उन किसानों के साथ कितना बुरा हो रहा है। और बाद में इसके लिए क्या है, इस जांच समिति के आदेश के अनुसार या इसकी रिपोर्ट के अनुसार चंपारण किसान अधिनियम पारित किया गया। और ये गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। उसके बाद नेक्स्ट सत्याग्रह या नेक्स्ट जो किसान आंदोलन है वो है खेड़ा का। खेड़ा गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पर फसल अच्छी नहीं हुई। दूसरा, जो वहाँ के किसान थे उनके लिए एक नियम बनाया गया था कि अगर फसल के 25% से भी अगर कम फसल हुई है, यानी जितनी फसल होनी चाहिए उसके 25% हिस्सा अगर कम हुआ है तो क्या है, किसानों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बदले बम्बई सरकार जो थी वो कर बढ़ा कर ले रही थी। अब वसंत के टाइम फसल खराब हो जाती है, लेकिन नियम के अनुसार टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन बम्बई जो सरकार है वो टैक्स बढ़ा कर ले रही थी। इसलिए गांधी जी ने स्वयं वहाँ पर जाकर क्या है, सत्याग्रह किया खेड़ा का। ये होता है 1918 में। अब एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि आपकी बुक में जो डेट दी गई है वो 1818 दी गई है, ठीक है, तो वो गलत है, वो सही कर लेना। 1818 में गांधी जी स्वयं पैदा नहीं हुए थे। ये कार्य जो है वो 1918 में हुआ था। और इस सत्याग्रह से के बाद में फ़ायदा ये होता है कि सरकार जो भी मांगे कर रही थी उनको बर्खास्त कर दिया जाता है और किसानों को राहत दी जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।